चलिए अब बताइएगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताइएगा वेद की संख्या कितना है? 4 को कौन कौन वेद है? सामवेद। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितना है? 10 को। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सूर्य देवता के। ठीक है। ऋग्वेद के 9वां मंडल में किसका उल्लेख है? सोम के। इसके बाद बताइएगा पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में है? पुरुष सूक्त 4 वर्णों का उल्लेख 10वां मंडल में है। किस मंडल में है? 10वां मंडल में है। ठीक है। आगे बताइएगा ऋग्वेद को जो पाठ करते हैं उसको क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। ठीक है। इसके बाद बताइएगा ऋग्वेद में मंत्र की संख्या कहते हैं? सूक्त की संख्या 1028। ऋचा की संख्या कितना है? 10,462। ठीक है। आगे बताइएगा कौन सा वेद गद एवं पद वाला है? 2 को। कौन सा है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा सामवेद को पाठकर्ता को क्या कहते हैं? सामवेद को पाठकर्ता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलिए। ठीक है। उदात्री। क्या कहते हैं? उदात्री। ठीक है। उदात्री कहते हैं। इसके बाद बताइएगा कन्याओं की जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? अथर्ववेद। कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? अथर्ववेद करता है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा जादू टोने वाला वेद कौन सा वेद है? जादू टोने वाला वेद अथर्ववेद। जादू टोने वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है। इसके बाद बताइएगा यज्ञ संबंधी विधि विधान के पता यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधान के पता यजुर्वेद से। ठीक है। इसके बाद बताइएगा ईसा मसीह। ठीक है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? कितना? 3 इसमें। ठीक है। हाँ। आगे बताइएगा साबा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। यह किस वेद की है? अथर्ववेद की है। किस वेद की है? अथर्ववेद की है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ 2 को बताइए कौन कौन है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ बोलिए। ऐतरेण और कौशिकी। ऐतरेण और कौशिकी। ठीक है भाई। इसी में बताइएगा सामवेद का बताइएगा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचवेद। सामवेद का कौन सा है? पंचवेद है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा इसी में अथर्ववेद का गोपथ। अथर्ववेद का गोपथ है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलता है? विष्णु पुराण में। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में। ठीक है। इसके बाद बताइएगा सतवाहन वंश की जानकारी किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। ठीक है। और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में। ठीक है। तो तीनों है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से, सतवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलता है। ठीक है। आगे बताइएगा पुराणों की संख्या कितना है? 18 को। पुराणों की कितना संख्या है? 18 को। पुराण के रचयिता, पुराण की रचना किसने किया है? लोमहर्ष। किसने किया है? हाँ, पुराण की रचना किसने किया है? लोमहर्ष किया है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? जबालोपनिषद। किस उपनिषद में? जबालोपनिषद। चारों आश्रमों के उल्लेख ठीक है किस उपनिषद में मिलता है? जबालोपनिषद में। ठीक है। इसके बाद बताइएगा उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? 108 को। उपनिषद का संख्या कितना है? 108 को है। ठीक है। हाँ। इसके बाद बताइएगा वेदांग की संख्या कितना है? वेदांग की संख्या कितना है? 6 को। ठीक है। इसके बाद बताइएगा अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत ठीक है किस पुस्तक में मिलता है? अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में मिलता है? बोलिए। चचनामा। ठीक है। चचनामा पुस्तक का लेखक कौन है? अली अहमद। ठीक है। चचनामा पुस्तक का लेखक कौन है? अली अहमद। याद रखना है कि अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में मिलता है? चचनामा मिलता है। और चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। ठीक है। इसके बाद बताइएगा जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक से मिलता है?
जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? बोलिए। कल्पसूत्र से। किस पुस्तक से? कल्पसूत्र से मिलता है, कल्पसूत्र से। ठीक है। इसके बाद बताइएगा गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किस पुस्तक से? जातक से। गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी जातक से मिलता है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा कथा वस्तु ठीक है, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का यह पुस्तक है? हीनयान का। कथा वस्तु जो है ये हीनयान संप्रदाय के पुस्तक है। ठीक है। कथा वस्तु में हीनयान के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। आगे बताइएगा 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन धर्म के किस पुस्तक से मिलता है? 16 अंगुत्तर। कौन? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से। ठीक है। इसके बाद बताइएगा अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक लेखक कौन है? चाणक्य। ठीक है। अर्थशास्त्र की जो ये चाणक्य पुस्तक है कितना अधिकरण और कितना प्रकरण में बांटा गया है? 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बांटा गया। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। चाणक्य आने के अन्य क्या नाम है? विष्णुगुप्त कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है। आगे बताइए अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक है। पाणिनि है। इसके बाद बताइएगा शुंग वंश की जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? शुंग वंशों की जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? शुंग वंशों की जानकारी महाभाष्य से। महाभाष्य पुस्तक। ठीक है। महाभाष्य पुस्तक से। ठीक है। महाभाष्य से। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? महाभाष्य बोलिए बाबू। नहीं, महाभाष्य। महाभाष्य पुस्तक लेखक पतंजलि पुष्यमित्र। ठीक है। महाभाष्य। आगे बताइएगा टेसियस कहाँ का रहने वाला था? टेसियस कहाँ का रहने वाला था? टेसियस ईरान के रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ईरान के रहने वाला था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडेटस को। ठीक है। इसके बाद बताइएगा हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हेरोडोटस है। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस है। हेरोडोटस। ठीक है। इसके बाद बताइएगा सिकंदर ने भारत अभियान कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत अभियान कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। 326 ईसा पूर्व में। इसके बाद बताइएगा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भाग में बांटा था? 7 भाग में बांटा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भाग में बांटा था? 7 भाग में बांटा था। ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। ठीक है। इसके बाद बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज किसका राजू था? सेल्यूकस निकेटर का। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का था। सेल्यूकस निकेटर का था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा डाइमेकस किसका राजू था? डाइमेकस किसका राजू था? सीरिया नरेश अंतियोकस का था। सीरिया नरेश अंतियोकस का था। ठीक है। ये किसके दरबार में आया था? डाइमेकस बिंदुसार। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा डायनोसियस पुस्तक का लेखक कौन? डायनोसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। डायनोसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। ठीक है। ये किसका राजू था? डायनोसियस नहीं। डायनोसियस किसका राजू था? मिस्र नरेश टोलमी का था। मिस्र नरेश टोलमी। ठीक है। इसके बाद बताइएगा भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? भारत का भूगोल। हाँ, भारत का भूगोल नामक पुस्तक बोलिए। टोलमी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? टोलमी। याद रखिए। ठीक है। और हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा था? तो हेरोडोटस। हिस्टोरिका पुस्तक हेरोडोटस। और भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? टोलमी लिखा था। ठीक है। आगे बताइएगा नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक पिल्ले। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? पिल्ले है। ठीक है। पिल्ले है। इसके बाद बताइएगा फाहियान ये चीनी यात्री था। ठीक है। ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था।
फाहियान जो था ये चीनी यात्री था, ठीक है, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। मगर मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। आगे बताइएगा, फाहियान जो है भारत में कितने वर्षों तक रहा था? हाँ, फाहियान भारत में कितने वर्ष तक रहा था? 14 वर्ष तक। कितना वर्ष तक रहा था? 14 वर्ष तक रहा था, ठीक है, 14 वर्ष। इसके बाद बताइएगा, संजुंगन भारत कब आया था? ये सब चीनी लेखक है, चीनी यात्री है। संजुंगन भारत कब आया था? संजुंगन यात्री था, ठीक है, चीनी का यात्री था। ये कब आया था? 518। कब आया था? 518 ईस्वी में आया था। 518 ईस्वी में था। और इसने अपने 3 वर्षों में पूरा बौद्ध धर्म को एकत्रित कर लिया था। 3 वर्षों में रहा भारत में और पूरा बौद्ध धर्म एकत्रित कर लिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म का ज्ञान कर लिया था। इसके बाद बताइएगा, हेनसोंग जो है, हेनसोंग भी चीनी यात्री था। ये किसके शासनकाल में आया था? हेनसोंग हर्षवर्धन। हेनसोंग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। हेनसोंग भारत की यात्रा कब किया था? 629 ईस्वी। कब किया था? 629 ईस्वी में, ठीक है। हेनसोंग भारत की यात्रा कब किया था? 629 ईस्वी में किया था। 629 ईस्वी में किया था, ठीक है। और हेनसोंग भारत में कितने वर्ष तक रहा था? 15 वर्ष तक, ठीक है। कितना वर्ष रहा था? 15 वर्ष। और फाहियान कितने वर्ष तक रहा था? 14। और हेनसांग 15, ठीक है। हाँ, इसके बाद बताइएगा, हेनसांग 629 में भारत की यात्रा किया था, ठीक है। और कब लौट गया था? तो 645 ईस्वी में लौट गया था। अपना देश 645 में लौट गया था, ठीक है। भारत की यात्रा 629 में किया था। भारत में 15 वर्ष तक रहा था। कब लौट गया था? 645 ईस्वी में। कब लौट गया था? 645। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, इसके बाद CU की पुस्तक के लेखक बताइए। CU की पुस्तक हेनसोंग है। CU की पुस्तक के लेखक कौन है? हेनसोंग है। CU की पुस्तक के लेखक हेनसोंग, ठीक है। हेनसोंग ने इस CU की पुस्तक में कितने देशों का विवरण मिलता है? हेनसोंग के CU की पुस्तक में कितने देशों का विवरण मिलता है? 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का विवरण मिलता है? 138 देशों का विवरण मिलता है। 138 देशों के विवरण मिलता है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शिलभद्र थे। हेनसोंग के समय, हेनसोंग के आने के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शिलभद्र थे। कौन थे? शिलभद्र थे। शिलभद्र थे, ठीक है। हेनसोंग भारत में किस लिए आया था? हेनसोंग भारत में किस लिए आया था बताइए तो? विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन के मतलब बौद्ध शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा ये ग्रहण किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, मौर्य वंश के समय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन था? मौर्य वंश के समय, हाँ, तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? राजा तक्ष। राजा किसने किया था? तक्ष, ठीक है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के संगम पर बीच में स्थित है? सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम में है। सिंधु और झेलम में है, ठीक है। आगे बताइएगा, अलबर्नी, अलबर्नी भारत किसके साथ आया था? अलबर्नी किसके शासनकाल में? मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद गजनवी, ठीक है। अलबर्नी का पुस्तक है किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद पुस्तक का लेखक कौन है? अलबर्नी है। अलबर्नी है, ठीक है। अलबर्नी किसके शासनकाल में आया था? भारत आया था मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। इसके बाद बताइएगा, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सुनिए पहले, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन। और इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को के यात्री था। किस देश का यात्री था? मोरक्को। मोरक्को की राजधानी तो रबात है। मोरक्को की राजधानी रबात है, ठीक है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और कब आया था? 1333 ईस्वी में।
कब आया था? 1333 ईस्वी में ये इब्न बतूता आया था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा रिहला नामक पुस्तक कौन लिखा था? इब्न बतूता लिखा था। रिहला नामक पुस्तक किसने लिखा था? इब्न बतूता लिखा था, इब्न बतूता लिखा था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कंगयूर तथा तंगयूर नामक पुस्तक किसने लिखा था? कंगयूर तथा तंगयूर नामक पुस्तक किसने लिखा था? बोलिए, किसने लिखा था? तारानाथ। किसने लिखा था? तारानाथ। तारानाथ है क्या? यह तिब्बती लिखा था, तिब्बत के रहने वाला। तारानाथ कहाँ का रहने वाला था? तिब्बत का, ठीक है। आगे बताइएगा 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा मार्को पोलो आया था। 13वीं शताब्दी में, ठीक है, पांड्य देश की यात्रा मार्को पोलो किया था। मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था? इटली का। मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था? इटली का, ठीक है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। और रोम किस नदी के तट पर है? टाइबर। किस नदी तट? टाइबर नदी के किनारे है, ठीक है। तो याद रखिएगा मार्को पोलो किस देश की यात्री था? इटली का। इटली का यात्री था। पांड्य देश की यात्रा कब किया था? 13वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में, ठीक है। आगे बताइएगा भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसके बाद बताइएगा किस अभिलेख से मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख से 4 देवताओं का उल्लेख? बोगाज कोई अभिलेख है। कौन अभिलेख है? बोगाज कोई अभिलेख से, ठीक है, 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। मित्र, वरुण, नासत्य, ठीक है। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। इसके बाद बताइएगा देखिए इस अभिलेख को एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। एशिया माइनर, ठीक है। किस अभिलेख को एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है? बोगाज कोई अभिलेख को। बोगाज कोई अभिलेख को, ठीक है, बोगाज कोई। और बोगाज कोई अभिलेख का जो ये खोज हुआ था 1400 BC में। कब? 1400 BC में। 1400 BC में ये खोज हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया था? हाथी गुम्फा अभिलेख में, ठीक है ना। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया था? हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सहगौरा। कौन सा है? सहगौरा अभिलेख है। सहगौरा अभिलेख है। सहगौरा अभिलेख, ठीक है। नहीं, सहगौरा अभिलेख है, अशोकला नहीं है। आगे बताइएगा सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? भीतरी स्तंभ अभिलेख से, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम हुण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? भीतरी स्तंभ, ठीक है। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक है? स्कंदगुप्त का। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक है? स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त किस वंश का शासक था? तो गुप्त वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश के शासक था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा आगे सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख से। सती प्रथा का उल्लेख, ठीक है, मतलब महिलाओं को सती होने का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से? एरन अभिलेख से, ठीक है। और एरन अभिलेख किस शासक का था? तो भानुगुप्त का। किस शासक था? एरन अभिलेख किस शासक का था? तो भानुगुप्त का था। किस शासक का था? भानुगुप्त का था, ठीक है। आगे बताइएगा सातवाहनों के राजाओं का पूरा इतिहास, ठीक है ना, किस आधार पर लिखा गया है? अभिलेख के आधार पर लिखा है। सातवाहन राजाओं जो था उनका पूरा इतिहास किस आधार पर लिखा गया है? तो अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। किस आधार पर लिखा गया है? अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। अभिलेख के आधार पर लिखा गया है, ठीक है। आगे बताइएगा रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? रेशम बुनकर की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बोलिए। मंदसौर अभिलेख। किस अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से। रेशम बुनकर की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से, ठीक है। आगे बताइएगा बुर्जहोम बताइएगा। तो बुर्जहोम, ठीक है, किस पाषाण काल के किस काल के ये मतलब ये स्थल है? नवपाषाणकालीन स्थल है। किस पाषाणकालीन है? नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। मानव के साथ
कुत्ता के दफनाने जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से। ठीक है, वो उसी को क्या बोलता है? गर्तवास। ठीक है, तो गर्तवास का प्रमाण कहाँ से मिला जाता है? बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में मिलता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, आगे बताइएगा। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्का को, हाँ, प्राचीनतम सिक्का को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। आहत सिक्का। आहत सिक्का। प्राचीनतम सिक्का को क्या कहा जाता था? आहत सिक्का। ठीक हो, इसको साहित्य में करसापण कहा जाता है। साहित्य में पूछेगा इसको, प्राचीनतम सिक्का को साहित्य में क्या कहा जाता था? करसापण। ऐसे प्राचीनतम सिक्का को क्या कहा जाता था? आहत सिक्का। और साहित्य में पूछेगा तो करसापण कहा जाता है। साहित्य में पूछेगा तो करसापण कहा जाता है, करसापण कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जानकारी किस शासकों ने दिया था? सिक्कों पर लेख लिखने के लिए जानकारी नहीं, यवन शासक। किसने? यवनों ने। ठीक है ना, मतलब सिक्का पर लेख लिखने की जानकारी, सिक्का पर लेख लिखने की जानकारी किस शासकों ने, किस वंशों ने? या यवनों ने, यवनों ने। ठीक है, आगे बताइएगा। इसके बाद बताइएगा अरिकमेंडू। ठीक है, अरिकमेंडू पांडुचेरी के निकट में स्थित है, वहाँ से। ठीक है, अरिकमेंडू जो है ये पांडिचेरी के निकट है। ठीक है, वहाँ से जो ये प्राप्त होता था रोमन साम्राज्य के सिक्का। रोमन साम्राज्य का सिक्का, रोमन का सिक्का कहाँ से प्राप्त होता था? अरिकमेंडू। अरिकमेंडू से रोमन का सिक्का प्राप्त होता है। ठीक है, और अरिकमेंडू कहाँ पड़ता है? तो पांडुचेरी के निकट, पांडुचेरी के। ठीक है, तो याद रखिएगा रोमन सिक्का कहाँ से प्राप्त होता था उस समय? ठीक है, अरिकमेंडू से। रोमन सिक्का कहाँ से प्राप्त होता था? अरिकमेंडू से। अरिकमेंडू कहाँ से? पांडिचेरी के निकट। ठीक है, आगे बताइएगा। अभिलेख के बारे में बताना है कि अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेख का अध्ययन। हाँ, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहता है, एपिग्राफी अभिलेख का अध्ययन। ठीक है, इसके बाद बताइएगा उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बने? नागर शैली में। याद रखिएगा, उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बनी है? नागर शैली में। और दक्षिण भारत के मंदिर पूछेगा किस शैली में बनी है? तो द्रविड़। ठीक है ना, तो सुनिए पहले, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में। सब उत्तर भारत के जितना मंदिर है, भारत के राज्य जो उत्तर में है, उस सब का मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली में। दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में? द्रविड़ शैली में। और मध्य भारत के जो ये मंदिर है बेसर शैली में। किस शैली बनी है? हाँ, तो मध्य भारत के जितना मंदिर है ये बेसर शैली में बनी है। उत्तर भारत नागर, दक्षिण भारत द्रविड़ और मध्य भारत बेसर शैली। तीनों याद रखे के बाद। ठीक है, आगे बताइएगा। पंचायतन शब्द ठीक है, पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? हाँ, मंदिर रचना से संबंधित, मंदिर रचना शब्द से संबंधित है। पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? मंदिर रचना से संबंधित है, मंदिर रचना से। ठीक है, आगे बताइएगा। इसके बाद बताइएगा देवपाड़ा अभिलेख किस शासक का है? देवपाड़ा अभिलेख किस शासक का है? बोलिए, देवपाड़ा अभिलेख किस शासक का है? बंगाल शासक विजय सेन का है। बंगाल शासक विजय सेन का है। देवपाड़ा अभिलेख किस शासक का है? बंगाल शासक विजय सेन का है। ठीक है, आगे बताइएगा। सब अभिलेख है। भीतरी एवं जूनागढ़ भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक का है? स्कंदगुप्त का है। ठीक है, स्कंदगुप्त का। ठीक, इसके बाद बताइएगा जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? रुद्रदमन प्रथम। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक है? रुद्रदमन प्रथम। इसके बाद बताइएगा एहोल अभिलेख किस शासक का है? पुलकेशिन द्वितीय का। एहोल अभिलेख किस शासक है? तो पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, सब अभिलेख लाइने से पूछ रहे हैं, बताइएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है? कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन। ठीक है, इसके बाद बताइएगा नासिक अभिलेख किस शासक का है? नासिक अभिलेख किस शासक का है? गौतम बालश्री। नासिक अभिलेख किस शासक का है? गौतम बालश्री का है। ठीक है, गौतम बालश्री का है। ठीक है, नासिक अभिलेख। ठीक है, आगे बताइएगा प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक का है? समुद्रगुप्त का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक का है? समुद्रगुप्त का है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा एहोल अभिलेख किस शासक का है? पुलकेशिन द्वितीय के। इसके बाद बताइएगा मंदसौर अभिलेख
मालवा नरेश यशो बर्मन, मालवा नरेश यशो बर्मन का, मालवा नरेश यशो बर्मन, ठीक है। इसके बाद बताइएगा ग्वालियर अभिलेख किस शासक का है? ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ठीक है। कौन था? प्रतिहार नरेश भोज का, ठीक है, प्रतिहार नरेश भोज का, ठीक है। आगे बताइएगा, आगे कंदरिया के महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया के महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? राज्य बताइए। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के खजुराहो में, खजुराहो, ठीक है। तो कंदरिया के महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। खजुराहो किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे बताइएगा बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर, लिंगराज सब पूरी सब कहाँ स्थित है? उड़ीसा, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर, ठीक है। तो लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर ये सब कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, हाँ वहीं, ठीक है। हाँ आगे बताइएगा दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? हाँ दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? यूपी में। कहाँ स्थित है? यूपी में, ठीक है। और यूपी का जगह पूछेगा तो देवगढ़ में, देवगढ़ में। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? यूपी के देवगढ़ में, यूपी के देवगढ़ में, ठीक है। आगे बताइएगा सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है जी? ऋग्वेद, ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद, ठीक है। या पूछेगा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, सबसे पहले का वेद ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पहले का वेद, सबसे बाद का वेद, सबसे प्राचीनतम वेद, नवीनतम वेद अथर्ववेद, हाँ ठीक है। आगे बताइएगा, आगे बताइए। इसके बाद बताइएगा कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से मिलता है, मेहरगढ़ से, ठीक है। इसके बाद बताइएगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताइए तो मोहनजोदड़ो था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो था, ठीक है। इसके बाद बताइए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में राखीगढ़, कौन था? राखीगढ़ था। कौन था बाबू? राखीगढ़ था, ठीक है, राखीगढ़ था। और पूरा मतलब विश्व में पूछेगा मतलब सिंधु सभ्यता का, तो ठीक है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखाल दास। कब? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। आगे बताइएगा, आगे बताइएगा सिंधु सभ्यता में तौल के इकाई कितना अनुपात में था? 16 का अनुपात में था। सिंधु सभ्यता में तौल के इकाई कितने अनुपात में था? ठीक है। मतलब किसी भी अगर उस समय सामान लेना होता था 16 केजी मिलता था, 8 केजी नहीं मिलता था। एक क्या लेना है तो 16 केजी, 16 के अनुपात में था। कितना अनुपात में था? 16 का अनुपात में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का, ठीक है ना। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था, तांबा धातु का प्रयोग किया था। इसके बाद बताइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला होता है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा ताम्रपाषाण युग के सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? हाँ बड़ी बस्ती, बड़ा बस्ती, शहर ताम्रपाषाण युग के इनाम गांव, इनाम गांव। ताम्रपाषाण युग के सबसे बड़ी बस्ती कौन थी? इनाम गांव थी, ठीक है, इनाम गांव थी ताम्रपाषाण युग की। इसके बाद बताइएगा भीमबेटका जो ये गुफा है ये किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए, शैल चित्रकारी के लिए, ठीक है। हाँ गुफा चित्रकारी के लिए भीमबेटका है। और भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे बताइएगा भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटी में मिला था? नर्मदा नदी घाटी में मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटी में मिला था? नर्मदा नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी में। ये सब पता है ना। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 2 नदी निकलती है, सोन और नर्मदा, दोनों 2 दिशा में बहती है, दोनों 2 दिशा में, ठीक है। नर्मदा ये पश्चिम में और सोन उत्तर के, उत्तर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। आगे बताइएगा
आगे बताइएगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों तथा नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति का उपयोग किया था? किस पद्धति? ग्रिड पद्धति। किस पद्धति का? ग्रिड पद्धति का उपयोग किया था। ठीक है, ग्रिड पद्धति। समकोण पर काटता था, ग्रिड पद्धति। ठीक है, ग्रिड पद्धति पर। आगे बताइएगा, इसी में आगे मेसोपोटामिया के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया के, हाँ, मेसोपोटामिया के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेलूहा। क्या होता है? मेलूहा। क्या होता है? मेलूहा होता है। मेलूहा, मेलूहा। इसके बाद बताइएगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत जुड़वा नगर के राजधानी के रूप में किसने संज्ञा दिया था? हाँ, पिगट महोदय। किसने दिया था? ठीक है, सिंधु सभ्यता के मतलब जुड़वा नगर के राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, किसने कहा था? पिगट महोदय ने। किसने कहा था? पिगट। ठीक है, पिगट महोदय। आगे बताइएगा कि कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा किस नदी के तट पर है जी? घाघर नदी के तट पर। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? घाघर नदी के तट पर है। घाघर नदी के तट पर। इसके बाद बताइएगा सिंधु सभ्यता का प्रमुख 2 बंदरगाह बताइए। लोथल और कौन था? सुतकोटदा। लोथल और कौन था? सुतकोटदा था। सुतकोटदा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख 2 बंदरगाह लोथल और कौन सा? सुतकोटदा। सुतकोटदा। ठीक है, आगे बताइएगा जूते हुए खेत के नक्सारी ईंटों का प्रयोग कहाँ से मिला है? साक्ष से। जूते हुए खेत से? कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा से मिला है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा अस्नानगर का उल्लेख कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अन्नागार का उल्लेख कहाँ से मिला है? हड़प्पा। अन्नागार पूछेगा तो हड़प्पा, स्नानागार पूछेगा तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज, हड़प्पा के खोज कब हुआ था? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी तट पर है? रावी नदी के तट पर। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खुदाई किसके नेतृत्व में हुआ था? सर जॉन मार्शल। ठीक है, इसके बाद बताइएगा सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन कब दिया था? 1826 ईस्वी में दिया था। 1826 ईस्वी में दिया था। आगे बताइएगा, इसके बाद बताइएगा नर्तकी एवं कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नर्तकी एवं कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थे। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक थे। ठीक है, इसके बाद बताइएगा सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन थे? गेहूं और क्या था? जौ था। ठीक है, इसके बाद बताइएगा मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक है, बनमाली। हाँ, बनमाली। ठीक है, बनमाली कहाँ पड़ता है? किस राज्य में? बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। ठीक है, हरियाणा। कहाँ पड़ता है? हरियाणा। ठीक है, बनमाली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा रंगपुर। रंगपुर भारत के किस राज्य में? हाँ, रंगपुर। चावल के दाने का साक्ष्य मिला है गुजरात में। कहाँ? रंगपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रंगपुर से। ठीक है, रंगपुर से मिला है। और वहाँ से भी, लोथल से भी, रंगपुर से भी, दोनों से भी चावल के दाने का साक्ष्य मिला है, दोनों से। ठीक है, फिर से इसके बाद भूसी के साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा चावल के पूछेगा, अब सुनिएगा, इसमें पूछेगा कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं? चावल के प्रथम साक्ष्य सिंधु सभ्यता में पूछ रहे हैं। सिंधु सभ्यता में पूछ रहे हैं कि चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? हाँ, सिंधु सभ्यता लोथल से। लोथल से। ठीक है, तो लोथल सिंधु सभ्यता का स्थल है कि नहीं है? है। ठीक है, इसके बाद प्रथम पूछेगा तो चावल के प्रथम साक्ष्य पूछेगा तो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। लोथल से मिला है। आगे बताइएगा घोड़े के अस्थि का पंजर कहाँ से मिला है? सुतकोटदा से। कहाँ से मिला है? ठीक है, सुतकोट। इसके बाद बताइएगा सिंधु सभ्यता में आग में पक्के हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा। इसके बाद बताइएगा आप लोग रंगपुर। ठीक है, रंगपुर का खोज किसने किया था?
रंगपुर, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, ठीक है। और रंगपुर किस नदी के तट पर है? मादर नदी। किस नदी? मादर नदी, मादर नदी, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। तो सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? हाँ, सुदगुर्दा था। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर? हिंडन, हिंडन नदी के तट पर। किस नदी तट पर? हिंडन नदी के तट पर, ठीक है। इसके बाद बताइएगा सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल कौन था? मंदा था, ठीक है। मंदा, मंदा किस नदी तट पर है? चिनाब, चिनाब नदी। सिंधु सभ्यता के दक्षिणी स्थल? दाइमाबाद, दाइमाबाद, ठीक है। और दाइमाबाद जो यही स्थित है, ये गोदावरी के सहायक नदी परवारा नदी के तट पर, गोदावरी के सहायक नदी परवारा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता के उत्तरी स्थल मांदा, चिनाब नदी के तट पर। दक्षिणी स्थल दाइमाबाद, परवारा नदी के तट पर, गोदावरी के सहायक परवारा नदी के तट पर। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट। पश्चिमी स्थल बताइए। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर जो है ये दासक नदी के तट पर स्थित है। सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर है? तो ये चौहदी याद रखिएगा। उत्तर में जो है मंदा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, दक्षिण में सुतका गेंडोर, दक्षिण में सुतका गेंडोर, ठीक है। आगे चलिए, आगे बताइएगा। इसके बाद बताइएगा, बोलिएगा कि मौर्य साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में अशोक के समय कितने भाग में बटा था? अशोक के समय 4 भाग में, 5 भाग। कितने भाग? 5 भाग, जिसे क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 भाग में बांटा गया था, उसे क्या कहा जाता था? चक्र। क्या कहा जाता? चक्र कहा जाता, ठीक है। चलिए बताइए तो उपनिषद का कुल संख्या कितना है? 100। उपनिषद की संख्या 100। इसके बाद पुराणों की संख्या, वेदांग की संख्या, वेद की संख्या, स्मृति साहित्य की संख्या 36। स्मृति साहित्य की संख्या सबसे प्राचीनतम स्मृति मनु स्मृति। कौन स्मृति? मनु स्मृति, ठीक है। हाँ चलिए आगे बताइएगा, आगे बताइएगा। वैदिक सभ्यता कब से कब तक करता? वैदिक सभ्यता 600 से 1500 की 1500 से 600, 1500 से कितना? 600, 1500 से कितना? 1500 से 1500 से 600, 600 BC था, ठीक है। अब वैदिक सभ्यता को कितने भाग में बांटा गया था? 2 भाग में, ठीक है ना। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल कब से कब तक? 1500 से 1000, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक, 600 BC तक, ठीक है। आगे बताइएगा इसी में, ठीक है। सिंधु सभ्यता का समाज कैसे था? कैसा था? मातृसत्तात्मक। कैसा था? मातृसत्तात्मक था, ठीक है। मातृसत्तात्मक था। इसके बाद बताइए सातवाहनों का समाज कैसा था जी? मातृसत्तात्मक, ठीक है, ठीक है। अभी वर्तमान में, ठीक है, खासी नायर जो ये जनजाति है, खासी नायर जनजाति, ये असम में पाई जाती है। इन लोग का भी समाज क्या है? मातृसत्तात्मक है। इन लोग का भी समाज कैसा है? मातृ, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक, सातवाहनों के समाज मातृसत्तात्मक, खासी नायर जनजाति वर्तमान असम राज्य में पाई जाती है, उन लोग का समाज मातृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक है, ठीक है। आगे बताइएगा, आगे बताइएगा। इसके बाद बताइएगा बनमाली। बनमाली किस नदी के तट पर है? बनमाली रंगोई। बनमाली किस नदी के तट पर है? रंगोई नदी के तट पर, रंगोई नदी का, ठीक है। इसके बाद बताइएगा था आप लोग कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मनोरंजन के साधन क्या था? शिकार करना, पशुपालन, मछली पकड़ना, ये सब इन लोग का क्या था? हाँ ये सब था। पासा ताश, ये सब जुआ हुआ खेलना, ये सब का, ये सब था, ठीक है।